गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में आइसोमेरिज्म की चर्चा कर रहे थे चैप्टर में, और मैंने आपको बताया था कि चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो की जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल आइसोमेरिज्म में 4 फॉर्मेट बनाता था, जिसमें हाइड्रोक्सी कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेन था, एस्टर था जेंटलमैन, और एसिड था। आइसोमेरिज्म के ही कंटेंट में एक आइसोमेरिज्म और होती है, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली उसी से आता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तीसरी कैटेगरी है ये। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जेंटलमैन मैंने आपको 11th में बताया था कि मॉलिक्यूल में कायरलिटी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कायरलिटी मस्ट बी प्रेजेंट in मॉलिक्यूल में कायरलिटी का होना बहुत ही कंपलसरी है। मतलब ध्यान आपको ये रखना है कि कार्बन एटम should be asymmetric। कार्बन एटम का ये जो कार्बन एटम होगा वो जेंटलमैन sp3 होगा, रिमेंबर 1 पॉइंट। कार्बन एटम का असिमेट्रिक होना कंपलसरी है। एक ऐसा sp3 कार्बन एटम जेंटलमैन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड होगी। तो एस्ट्रिक कार्बन स्टार लगा दिया है, उसको शो करेंगे आप। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मॉलिक्यूल must be optically active। ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर होगा जेंटलमैन, जिनमें एक ऐसा sp3 कार्बन होगा या ऐसा कोई, बहुत ध्यान से सुने मेरी बात, ऐसा कोई sp3 सेंटर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हमेशा कार्बन होगा, वो कोई दूसरा एटम भी हो सकता है जैसे नाइट्रोजन, या मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर ना होने पर भी मॉलिक्यूल कायरल होता है और उसमें कायरलिटी प्रेजेंट होती है। जेंटलमैन मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि किसी भी टाइप की यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और यदि कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है जेंटलमैन तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ध्यान आपको रखना है, कैन रोटेट पीपीएल, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, can rotate PPL in clockwise मतलब राइट साइड, और एंटी क्लॉकवाइज
लेफ्ट साइड, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा जेंटलमैन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा पीपीएल को। तो यहां से दो फॉर्म बनेंगे कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म and form racemic mixture and form D and L isomers। मैं आपको बता दूं जेंटलमैन, क्लियर कर दूं कि डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज। तो डी का मतलब डी हो या इसी को कैपिटल डी से शो करते हैं या प्लस, एल हो या कैपिटल एल हो या माइनस, बोथ आर इनेंसियोमर्स। और जो इनेंसियोमर्स होते हैं वो ध्यान आपको रखना है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जो इनेंसियोमर्स होते हैं जेंटलमैन वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं डी और एल के बराबर मोल लेके मिक्सचर बना दूंगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल isomers can give racemic mixture which is optically इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर जो होगा जेंटलमैन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट मतलब कंडीशन ये है, कंडीशन नॉर्मल कंडीशन क्या है कि काइनेटिक मॉलिक्यूल शुड बी काइनेटिक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं जेंटलमैन, तो मैंने आपको जब नोमेनक्लेचर मैं आपको सिखा रहा था, तो नोमेनक्लेचर में मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव आया था जिसको मैंने बोला था लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड को अगर आप देखेंगे तो लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो वो पूरा मॉलिक्यूल देखो। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि किसी मॉलिक्यूल में वो मॉलिक्यूल जेंटलमैन इनऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, और अगर उसमें कायरलिटी प्रेजेंट है, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर कोई मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है और उसमें कायरलिटी प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आप पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जिसको मैंने बोला था अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। This carbon is chiral carbon जनरल। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके कितने फॉर्म बनेंगे, दो फॉर्म बनेंगे, डी मतलब प्लस और एल मतलब माइनस। ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन में इसे शो करूं और मिरर लगा दूं, ये मिरर है, तो यू कैन सी दैट पहला फॉर्म अगर डी होगा तो डेफिनेटली दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। मतलब अगर इसे आप इस पर रखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे। क्या होंगे, नॉन, अगर मैं इसे फर्स्ट दे दूं और इसे मैं सेकंड दे दूं, तो फर्स्ट एंड सेकंड are non superimposable mirror image, so called enantiomers। तो इनको हम एनेंशियोमर बोलेंगे। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर कोई आपसे कहेगा कि फॉर्मिक एसिड तो नहीं करेगा, कोई कहेगा एसिटिक एसिड नहीं करेगा, प्रोपियोनिक एसिड नहीं, नो। आपसे कोई पूछे ब्यूटरिक एसिड, नो। आपसे कोई पूछे वेलरिक एसिड, तो देखिए अगर वेलरिक एसिड को हम बनाएं, वेलरिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाएं, वेलरिक एसिड क्या होता है, देखिए CH3 CH2 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 COH। अगर ऐसे आपने वेलरिक एसिड लिखा तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है जेंटलमैन? जरा गौर से देखें, नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि मैं एक ET ले लूं, इसे पूरा मैं ET ले लूं और एक CPH लगाऊं और एक मिथाइल लगाऊं, नाउ दिस इज ऑल्सो वेलरिक एसिड। लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें एक्चुअली में आपने एक ब्रांच लगा दी। इसको आप आइसोवेलरिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइसोवेलरिक एसिड। तो नॉर्मली वेलरिक एसिड भी आता है तो भी ऑप्शन में टिक करेंगे। तो ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। ET ये इथाइल है, मैं आपको क्लियर कर दूं, CH3 CH2 ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन से उसका नाम नहीं बदलता जेंटलमैन। तो इसके दो फॉर्म बन जाएंगे,
एक डी बनेगा प्लस और एक एल बन जाएगा एंड बोथ आर इन NCO1। तो ध्यान देना है आपको कि किसी ने पूछा कि क्या वेलरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड नहीं, क्या वेलरिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? बिल्कुल कर सकता है। ध्यान देना है आपको कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड थे दोनों, मतलब लैक्टिक एसिड और वेलरिक एसिड। एक एसिड और होता है, अगर हम बात करें कि मैं यहां पर ये CH3 लगा दिया और ये ऐसे मैंने कर दिया। आप इसी को, ध्यान देने वाली बात है कि आप इसी को मैलिक एसिड भी बोलते हैं। मैलिक एसिड, क्या बोलेंगे? मैलिक एसिड। देख रहे हैं आप, वेलरिक एसिड जैसा ही है ये, और ये भी डी और एल बनाएगा, प्लस और माइनस। तो आप एक नोट लिखें, क्या आया नोट? कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव derivatives can show optical isomerism. Monocarboxylic acid and its derivatives can show optical isomerism. देखो, जैसे मैं एक पॉइंट लिखूं कि मान चलिए कि मैं यहां पर Cl लगा जेटर और यहां पर OH लगा हुआ है और ये यहां पे H लगा हुआ है। यू कैन सी दैट दिस कार्बन इज chiral, दिस कार्बन इज chiral। यू कैन सी दैट 1 2 3 2 chloro, it is called 2 chloro propanoic acid, 2 chloro propanoic acid। इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखें जरा, ये ऐसे लिखा हुआ है जेंटलमैन, दिस इज फंक्शनल ग्रुप एंड दिस कार्बन इज अल्फा, सो इट कैन बी रिटन एज अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। इट इज कॉमन नेम, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जो ग्रीक लेटर हैं उनका यूज हम कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके कॉमन नेम के लिखने में करते हैं। तो 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड लिखा हुआ आ सकता है। और कोई आपसे पूछता है जेंटलमैन क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? यस, कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो, तो हम उसमें अगर कायरल सेंटर को, मैं आपको क्लियर कर दूं कि कायरल सेंटर जो है जेंटलमैन वो sp3 होगा। एक ऐसा सेंटर जिसकी चारों वैलेंसी, एक ऐसा सेंटर जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, उसे आप कायरल सेंटर बोलेंगे। ध्यान दें कि ग्रुप की जगह लोन पेयर को भी हम कंसीडर करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो ये नोट भी आप ध्यान से लिख लें।
कि a group is also a lone pair, ऐसा लिखेंगे, a lone pair is also considered as group in stereochemistry. स्टीरियोकेमिस्ट्री में जेंटलमैन हम लोन पेयर को भी ग्रुप की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैं टर्सरी एमाइन में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टर्सरी एमाइन में फ्लिपिंग हो जाती है तो उसमें एक्टिविटी खत्म हो जाती है, लेकिन वो कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन। मतलब आप समझो, एक्सेप्शनल केस भी आ सकता है, मतलब मॉलिक्यूल में कायरलिटी का होना ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर का होना या ना होना ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बिल्कुल 100% मापदंड नहीं है। ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिनमें कायरल सेंटर हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं जेंटलमैन, और ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिनमें कायरल सेंटर नहीं है और तब भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं बिकॉज उनमें कायरलिटी है। तो कायरलिटी का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि कायरल सेंटर है इसलिए कायरलिटी है। कायरलिटी मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन करें, अगर एक कंपाउंड आपने सुना होगा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड में 2 कायरल सेंटर होते हैं, 2 कायरल कार्बन एटम आर प्रेजेंट। दो कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। It is called tartaric acid. You can see that कि इसमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे। इसका डी और एल बनेगा एक फॉर्म और उसका और बनेगा, इसका मीजो फॉर्म भी बनेगा जनरली। मीजो फॉर्म इज ऑल्सो फॉर्म विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा जेंटलमैन, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इस तरह से होता है। ये एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है जेंटलमैन। मैं आपको बता दूं टार्टरिक एसिड में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के चलते ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। अब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, ठीक है ना, तो ध्यान ये देना है कि एक का जो रोटेशन है पीपीएल के करस्पॉन्डिंग वो राइट साइड है और एक का क्या होता है लेफ्ट साइड होता है, तो वो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, और दोनों जब एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं तो नेट जो रोटेशन होता है वो 0 हो जाता है रेंडर में। इस वजह से ये कंपाउंड क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहां पर एक कंडीशन समझ में आई कि नोट आपको लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू आने हैं 50 बोर्ड में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर मीसो कंपाउंड मस्ट बी कंटेन, कंपाउंड और मॉलिक्यूल, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, हेलो अल्केन भी हो सकता है। कंपाउंड मॉलिक्यूल मस्ट बी कंटेन
at least 2 chiral carbon atoms। मीजो बनने के लिए जेंटलमैन कंपाउंड या मॉलिक्यूल में कम से कम 2 कार्बन सेंटर होने चाहिए जो कि कायरल हो। तो ध्यान देना है कि आप एक बात को समझ लें कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड में आइसोमेरिज्म की चर्चा कर रहे थे जेंटलमैन, कि किसी ने आपसे पूछा कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आइसोमेरिज्म को शो करता है। यस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो आइसोमेरिज्म को शो जरूर करेगा। हमने चेन आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया, और आज मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया। ध्यान देना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर बोर्ड एज वेल एज JEE एज वेल एज नीट। तो ध्यान देना है आपको कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होती है और किस कंडीशन में। फिर आपसे कोई पूछता है कि क्या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यस। किसी ने आपसे पूछा कि क्या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यस। किसी ने आपसे पूछा कि क्या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यस। कोई आपसे पूछे कि मीसो कंपाउंड के लिए कम से कम कितने कार्बन कायरल होने चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन कायरल होने चाहिए। डी और एल को बराबर मोल लेके मिलाने पर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ध्यान ये देना है कि डी फॉर्म जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो एल फॉर्म होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। जो डी फॉर्म और एल फॉर्म होता है वो एनेंसियोमर्स कहलाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, जो मीसो होता है वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, डी और एल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इतना सीखने के बाद हम लोग आएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसपे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि हम लगभग बहुत कुछ सीख चुके हैं। मैं आपको बता दूं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। MOP, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के तरीके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनके थ्रू आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। मैं लिख रहा हूं कि 1 डिग्री और प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री और प्राइमरी एल्कोहल जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं RCH2OH। 1 डिग्री जिसको आप बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH। इसके ऑक्सीडेशन से क्या आप कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या इसके ऑक्सीडेशन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। यस। मैं आपको जब एल्डिहाइड कीटोन बता रहा था, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता था जेंटलमैन, और एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। यू कैन चेक दैट ऑक्सीडेंट वही पुरानी है। मैंने आपको एक ध्यान रखना जॉन्स रीजेंट बताया था।
CrO3 प्लस H प्लस। आप KMnO4 ले सकते हैं, आप K2Cr2O7 ले सकते हैं एसिडिक मीडियम में। ऑल आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान देना है आपको। आप ऑक्सीजन ले सकते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, आप KMnO4 ले सकते हैं एल्कलाइन मीडियम में, आप KMnO4 ले सकते हैं न्यूट्रल मीडियम में। बहुत ध्यान से सुने, मैं पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए ये सारे रिएजेंट नहीं बता रहा हूं, मैं एक कॉमन लिस्ट आपको बता रहा हूं कि यदि आप ऑक्सीडेंट को लेते हैं, इनमें से किसी ऑक्सीडेंट को लेते हैं, तो जो ऑक्सीडेंट का काम होता है वो होता है नेसेंट ऑक्सीजन को देना। बात को समझो आप, काम बहुत आसान हो गया है अपना। ऑक्सीडेंट का काम क्या होता है? सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन को शो करते हैं ब्रैकेट में। और जब नेसेंट ऑक्सीजन रहेगा तो एल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में, और जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होगा कीटोन में। ये आपको ध्यान देना है कि एल्कोहल, सॉरी कीटोन नहीं, एसिड में एल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होगा वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, और जो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा वो किसमें होगा? एसिड में। बहुत ही सिंपल सा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अब ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेंट आप सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी है। ऑक्सीडेंट का केवल काम है एसिड बना के देना। CH3 CH2OH, क्या बना? CH3 CHO, क्या बना? CH3 COOH। यू कैन सी दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जितने कार्बन आप सब एल्कोहल में ले रहे हैं उतने ही कार्बन का एसिड बनता है। एल्कोहल गिव एन एसिड containing same carbon, same number of carbon atoms. You can see that this one is also बड़ा सिंपल है। 1 डिग्री एल्कोहल है, और इसका फर्दर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है ना? तो आप देख पा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सीखे 1 डिग्री एल्कोहल से। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिस्कस कर रहा था, आगे चर्चा करेंगे और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तब तक आप इसे तैयार कर लीजिएगा, रेडी करिएगा, रिवीजन करिएगा। ऑल द बेस्ट।